इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हिंदी है हम वतन हैं हिंदोसिता हमारा। लेकिन क्या वाकई में जिसे हम हिंदी और राष्ट्रीय भाषा मानते हैं, क्या वो राष्ट्र की भाषा है? क्या इसे राष्ट्र की भाषा बनाया जा सकता है? क्या इसमें मिले हुए अपभ्रंशों को दूर किया जा सकता है? क्या एक शुद्ध हिंदी वापस हमारे बीच हो सकती है जिसकी राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी पहचान हो? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गोपाल काबरा जी, हिंदी सेवा पुरस्कार विजेता हैं 2022 के। सर, सबसे पहले आपको कोटि कोटि नमन। हिंदी आपकी नजर में क्या है सर? हिंदी हमारी मातृभाषा है जो हम बचपन से सीखते आए हैं और जिसके साथ के अंदर हमारा एक जुड़ाव जो है, जो पूरा जो जुड़ाव जो होता है, समाज से जुड़ाव होता है, परिवार से जुड़ा होता है, दूसरों से जुड़ाव जो होता है, तो ये एक माध्यम है, ये बोली है, एक भाषा है और एक मातृभाषा है हमारी जी। जिससे क्या सर, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, क्या वो उत्तर भारत के लिए लागू होता है? क्योंकि जब हम बात करेंगे तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल की, केरल की, तो क्या वो लोग भी ये कह सकते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है? नहीं, उनकी मातृभाषा, उनकी वो क्षेत्रीय मातृभाषा अलग अलग है और यही भारत की विशेषता है कि ये इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती है, डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, अलग अलग है। जैसे कि हिंदी को भी अगर आप लें तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग तरह की हिंदी बोली जाती है। कोई हिंदी एक ही तरह से नहीं है। जैसे हिंदी से हरियाणवी, हिंदी से राजस्थानी, हिंदी से मराठी, गलत तो नहीं सर? नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल अलग अलग है। और ये उसको छोड़िए, आप राजस्थान में ही ले लें तो राजस्थान के अंदर भी अलग अलग अंचल के अंदर जो हिंदी बोली जाती है वो अलग है। जोधपुर के अंदर जो हिंदी बोली जाती है उस अलग है, क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर वहाँ की बोली का समावेश होता है, वो मारवाड़ी कहलाती है। मारवाड़ी कहलाती है। इसी तरह से दूसरी जगह आप ले लें पूरा का पूरा, वो बिल्कुल हरियाणा के पास वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर बिल्कुल अलग, जयपुर के अंदर बिल्कुल अलग बोली जाती है, बिल्कुल। तो जोधपुर, जयपुर, शेखावाटी, हर जगह की जो हिंदी है जिसको मैं मातृभाषा कहता हूँ, वो उनकी अपनी भाषा है, उसकी अपनी भाषा है। माने कोई एक हिंदी का मतलब कि सब जगह एक सी होगी, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन सर, जब हम मातृभाषा कहते हैं, क्योंकि मेरा इस पर थोड़ा सा अलग तरीके का नजरिया, मैं चाहूंगा कि आप उसको स्पष्ट करें। अक्सर लोग मातृभाषा को जमीन से, मातृभूमि से जोड़ते हैं, लेकिन मेरी नज़र में शायद मातृभाषा है जो मेरी माँ की भाषा है। क्योंकि बतौर जब मैं बच्चा था ना, मैंने जो शब्द सीखे वो माँ से सीखे। तो यहाँ मातृभाषा का क्या वो मतलब है कि जो हमारे परिवार, हमारे समाज, उस क्षेत्र में बोली जा रही है, जिनसे हम उस शब्दों को समझ रहे हैं, वही हमारी मातृभाषा है? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मातृभाषा जो आप सभी जो सीखते हैं वो अपनी माँ, अपने परिवेश से जो बोलते हैं उसी से सीखते हैं। लेकिन मातृभाषा का ये, हम धरती को भी अपनी माता मानते हैं, माता मानते हैं, और इन दोनों को माने पृथक करने की कोई आवश्यकता नहीं है पूरा का पूरा जी। ये हम माँ की गोद में जितना खेलते हैं, मिट्टी में उतना ही खेलते हैं। बिल्कुल यही खेलते हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। लेकिन भाषा तो आप जो सीखेंगे वो माँ के द्वारा और अपने परिवार से सभी से। एक और चीज़ सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं ना, वो कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर लें। दूसरा, हम ये कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सर, राष्ट्रभाषा तो कहीं उल्लेखित ही नहीं है, राजभाषा ज़रूर है। तो राजभाषा होना और उसका राष्ट्रभाषा होना, इन दोनों में कितना अंतर है? खैर, जो राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा के अंदर माने दूसरी स्टेट्स भी सब जगह जो है इसकी पूरी एक्सेप्टेंस हो, तब ये जाकर के राष्ट्रभाषा बनेगी। आज जो है, क्योंकि इसी को प्रमोट करने के लिए, ताकि हिंदी राज्य भाषा से राष्ट्रभाषा बन सके, उसी का सारा जद्दोजहद वही है। तब दूसरे सारे प्रांत जो हैं, हमारे प्रांत जितने भी हैं, वो भी जब हिंदी को सहज एक्सेप्ट करेंगे, तब ये राष्ट्रभाषा बन जाएगी। सर, ये मुमकिन है? क्योंकि एक कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। तो यहाँ तो हर 4 कोस पे वाणी बदल जाती है। ये मुमकिन है कि पूरे राष्ट्र की एक भाषा हो जाए? बिल्कुल होगी और हुआ है। आप देखिए
कि जिस तरह से हिंदी धीरे धीरे कर करके और जिस तरह से इसका विस्तार हो रहा है, विस्तार हुआ है, और जिस तरह से अब जैसे कि आप वही हिंदी ले लीजिए, मोदी जी जो हिंदी बोलते हैं वो अंग्रेजी से ज़्यादा प्रभावकारी है आज की तारीख में, और इसकी पॉपुलैरिटी हुई है, सभी जगह हुई है। आज हिंदी के शब्द जो मोदी जी बोलते हैं वो दूसरे विदेशी भी उसको अपनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो संप्रेषण है, सहज संप्रेषण जो है वो एक हमारे उनकी विशेषता है। ठीक है सर, हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी भी जुड़ गए हैं। नंद किशोर पांडे जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में सर। धन्यवाद सर, आपसे सवाल ये कि हम हिंदी जिसको आज कह रहे हैं उसमें अपभ्रंश बहुत ज्यादा है। जैसे मैं भी अभी जो बोल रहा हूं उसमें ज्यादा उर्दू का शब्द है, कुछ अंग्रेजी के शब्द समाहित हो गए हैं, कुछ फारसी के शब्द समाहित हो चुके हैं। तो इसको हम ऐसे देखें कि हिंदी अब वो गुलदस्ता हो चुकी है जिसमें शब्दों को इस तरीके से बेहतरीन पिरो दिया गया है कि वो शानदार लगता है, या फिर इससे हिंदी कमजोर हुई? जिसे आप गुलदस्ता कह रहे हैं, उस गुलदस्ते को हिंदी ने बहुत पहले स्वीकार कर लिया है जी। और वस्तुतः जिस हिंदी को हम बोल रहे हैं वह हिंदी ही अपभ्रंश से विकसित हुई है, जिसे शौसेनी अपभ्रंश कहते हैं। और उत्तर भारत की समस्त भाषाएं अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। उसमें हम मराठी और गुजराती को भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा बंगला, असमिया और उड़िया भी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसलिए हिंदी अपभ्रंश हो गई है, यह कहना बहुत ही सुखद है और अच्छा है, क्योंकि हिंदी का विकास ही अपभ्रंश से हुआ है। अनेक भाषाओं की शब्दावली हिंदी में है। हिंदी ने केवल इतना ही कहा कि हिंदी के जो रूप है, जो हिंदी की जो बनावट है, उसके अनुसार भाषाओं को, शब्दों को स्वीकार किया जाए। ऐसा न हो कि वो सुनने और पढ़ने में बहुत ही अटपटा लगे, यानी जो शब्द जैसा लिखा गया है वो वैसा ही पढ़ा जाए। जी, ये तो बहुत में बड़ी ऐसा बात नहीं है सर, उर्दू में ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए हिंदी की लोकप्रियता भी है, हिंदी की बढ़त भी बनी हुई है, हिंदी की स्वीकार्यता भी बनी हुई है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, वैसा ही पढ़ते भी हैं। अच्छा सर, हिंदी, क्योंकि मेरे जहन में, मैं चाहता नहीं था कि सवाल को पूछूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, हिंदी जिसे हम हिंदी कह रहे हैं वो हिंदी शब्द अपने आप में फारसी नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फारसी भी संस्कृत से विकसित हुई है, जिसे आज हम फारसी कहते हैं। उसकी शब्दावली में संस्कृत की शब्दावली बहुत बड़ी संख्या में है, और संस्कृत के अपभ्रंश से फारसी में दिखलाई पड़ते हैं। उनके जब तह में जाएंगे तो केवल फारसी नहीं, फारसी, पश्तो, उर्दू, पश्चिम की बहुत सी भाषाएं हैं जो संस्कृत से विकसित हुई हैं और संस्कृत की शब्दावली दिखलाई पड़ती है। इसलिए फारसी की शब्दावली हिंदी में है, हिंदी शब्द के साथ है, उसकी बोलियों में है, तो वह स्वीकार्य है और उसके साथ हिंदी को कोई आपत्ति नहीं है। सर, जब हम मातृभाषा की बात करते हैं तो हम कहते हैं अमूमन कि हिंदी मातृभाषा है, लेकिन जब सभी भाषाओं की माँ की हम बात करते हैं तो फिर आती है संस्कृत। तो फिर व्यापक स्तर पर अगर हमें किसी को आगे बढ़ाना है तो वो हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए? संस्कृत निश्चित रूप से भारत की बहुत सी भाषाओं की माँ है, लेकिन सीधे सीधे हिंदी संस्कृत से न विकसित होकर के अपभ्रंश से विकसित हुई है। बढ़ाने की बात आज के संदर्भ में होगी तो भारत की सभी भाषाओं को बढ़ाना चाहिए, केवल हिंदी और संस्कृत ही नहीं। भारत की सभी भाषाएं बढ़ें, फले फूलें, ये भारत सरकार की भी मंशा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका उल्लेख किया गया है, हिंदी भी बढ़े, संस्कृत भी बढ़े। सर, लेकिन जब हम स्कूलों में जाते हैं तो सबसे पहले टीचर कहते हैं हम अध्यापक नहीं, नमस्कार की जगह गुड मॉर्निंग बोलते हैं, फिर गुड आफ्टरनून, फिर हमारा लंच ब्रेक होता है और अंत में क्लास ऑफ होती है। इन सबके बीच में हम हिंदी को जब ढूंढते हैं तो स्कूलों में बहुत कम नज़र आती है, और ऐसे नज़र आती है हिंदी कि वहाँ जब हिंदी में ही बात करने लग जाएं तो कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पेनल्टी ठोक दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है।
क्या इस कल्चर को बदला नहीं जाना चाहिए? एक भाषा को अगर हमें व्यापक करना है तो व्यापक स्तर पर उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, स्वीकार्यता होनी चाहिए, और वो स्कूलों से शुरू होगी। ठीक कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है और उसके लिए हिंदी की शब्दावली है। शिक्षक और विद्यार्थी उसका ध्यान नहीं देते हैं। विशेष रूप से शिक्षकों को उसका ध्यान रखना चाहिए और अधिक से अधिक हिंदी शब्दावली का प्रयोग हो, यह बच्चों तक भी संदेश जाना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हिंदी में प्रचलित शब्दावली नहीं है, उसके लिए हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और उसको ढूंढने में बहुत समय व्यतीत न करते हुए उन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके लिए हिंदी शब्दकोश में भी, हिंदी व्याकरण में भी और हिंदी के विद्वानों के द्वारा भी कोई वर्जन नहीं है, कोई मनाही नहीं है। गोपाल काबरा जी, आपको लगता है कि सरकार एक नई पहल कर रही है कि जो जहां की क्षेत्रीय भाषा है, जो जहां की मातृभाषा है, जो जहां की डायलेक्ट है, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उसी में दी जाएगी? आपको लगता है यहां से वो विकास शुरू होगा जो बच्चों को उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा कहें, डायलेक्ट कहें या वहां की बोलचाल की भाषा, उसको विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? बिल्कुल आप कह रहे हैं, क्योंकि बचपन के अंदर जो भी चीज़ मान जो ग्राह्य होती है, जो समझ जो बच्चे की विकसित होती है, उसके अंदर मातृभाषा ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मातृभाषा ही इफेक्टिव होती है। और मातृभाषा भी जो मातृभाषा का, जैसा आपने कहा कि हर अंचल की जो डायलेक्ट्स हैं उसके समन्वय के साथ के अंदर अगर मातृभाषा बोली जाएगी, हिंदी बोली जाएगी, तो वो सबसे श्रेष्ठ होगा। क्योंकि जो माने शिक्षा के अंदर जो संस्कार और वो भी इसके अंदर साथ है, खाली नॉलेज ही नहीं है, खाली ज्ञान ही नहीं है। शिक्षा का मतलब ज्ञान ही नहीं है, या जो विचार है, जो विकसित होना है, जो व्यक्तित्व है, संस्कार है, ये सारे के सारे अपनी मातृभाषा में ही सबसे अच्छे से लिए जाए। अभी कह रहे हैं सर कि वो ज्ञान जो जीवन में समाहित हो जाए वो तो एक लक्ष्य तक पहुंच सकता है, जो सिर्फ दिमागी तौर पर सीमित रह जाए वो आपको सिर्फ एक दायरे में बांध सकता है, आपको व्यापक नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज्ञान और ये इससे एक नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो बहुत ही एक सीमित है। इसकी उसको आप किस तरह से व्यवहार के अंदर लाते हैं, उससे आपका किस तरह से व्यक्तित्व चेंज बदलता है, वही एक भाषा की। हमारे साथ हिंदी एक्सपर्ट डॉक्टर मानव शर्मा भी जुड़ गए हैं। मानव, अक्सर हम ये मानते हैं कि मानव निर्माण में हिंदी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जाहिर आपके निर्माण में भी हिंदी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, लेकिन इस पूरे निर्माण की अवधि के दौरान कभी यह एहसास हुआ कि हिंदी को हम जिस नज़रिए से देखते हैं, हमारे उधर जो खड़े हैं वो हिंदी को उस नज़रिए से नहीं देखते? बिल्कुल सर, निश्चित रूप से हिंदी का हम तो चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए विद्यार्थी रहे हैं, तो मैं जब कोटा विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा था तो उस दौरान में मैंने महसूस किया कि हमारे प्रोफेसर्स महोदय जो होते थे उनके द्वारा भी कई बार अंग्रेजी शब्दों का बहुतायत रूप से प्रयोग होता था और हम सब लोगों को लगता था कि ये शब्द हमारी पकड़ में जल्दी से नहीं आ रहे हैं। लेकिन आजकल भी ये चीज़ें भुगतते हैं और जैसा कि मैंने एक कवि को सुना था तो वहाँ एक पंक्ति है कि संसद से सड़क तक कई नज़ारे पेश और हिंदी दिवस मनाएंगे इसके अंग्रेजी आदेश। तो हिंदी दिवस के भी आजकल अंग्रेजी आदेश आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि हिंदी को भाषा को बोलने में एक आम युवा इसलिए भी कतरा रहा है कि बेरोजगारी का जो दंश है वो निश्चित रूप से हिंदी पर थोड़ा सा ज़्यादा है। हम देखते हैं कि जो सिविल सेवा की परीक्षाएं होती है उसमें भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कम सफल हैं बनस्पत जो है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के। तो निश्चित रूप से हिंदी को आजकल युवा उस दृष्टि से नहीं देख पा रहा है। कई उसके कारण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में जो बात की गई और 14 सितंबर 1949 से लेकर के आज तक हिंदी के ऊपर जिस तरह से संविधान निर्माताओं ने गौर किया वो बात आगे तक होनी चाहिए थी। 15 वर्ष का केंद्रीय राजभाषा जो है आगे तक जाएगी, 15 वर्ष के बाद उसे हिंदी की पूरे भारत की राजभाषा हो जाएगी, ऐसा हमने सोचा था, संविधान निर्माताओं ने सोचा था। लेकिन आज तक वो दम है जिसकी वजह से वो हो नहीं पा रहा है। अमृतकाल मना रहे हैं हम जी, अमृतकाल मना रहे हैं, लेकिन हिंदी की तरफ ध्यान नहीं है। हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मन में है उमंग तो हिंदी में बोलिए
और अंग्रेजी से जो छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए। और हिंदी दिवस पर एक नेताजी ने यूँ कहा कि हिंदी है मदर टंग, हिंदी में बोलिए। वाह, क्या बात है, हिंदी है मदर टंग, हिंदी है मदर टंग, हिंदी में बोले। यानी कि आजकल की जो स्थिति है वो ये है कि हम हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे भी कहा कि हिंदी दिवस मनाने के आदेश भी अंग्रेजी में आते हैं। मेरे एक मित्र जो हैं उनसे मेरी कोई बात पे ऐसे ही बहस हुई, तो मैंने उनसे इस बात को भी कहा था कि अंग्रेजी से आती कार्ड तो हिंदी से आते संस्कार हैं, अंग्रेजी से आती कार्ड तो हिंदी से आते संस्कार है, लेकिन मन के जो भाव है उनका मातृभाषा को अधिकार है, क्योंकि मन के भाव हमेशा मातृभाषा में निकल पाते हैं। कई विद्यार्थी जो बहुत ओ माय गॉड और जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उनको मन की बात कहनी होती है तो वो हिंदी भाषा का उसमें प्रयोग लेते हैं। और निश्चित है हिंदी शब्दों के साथ भाव भी है, स्वभाव भी है और एहसास भी है जी। बाकी भाषा के अंदर वो थोड़ा सा हमें दूर नजर आता है, वो फीलिंग नजर नहीं आती, वो भाव नजर नहीं आता। जैसे आपको आई लव यू मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, इसको कहने के लिए पूरे भावों को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। नंदकिशोर पांडे जी, सर क्या वाकई में ये माना जा सकता है या ये सोचा भी जा सकता है कि हिंदी कम से कम हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ उत्तर भारत नहीं है सर, उस हिंदुस्तान के बाकी हिस्से भी हैं जहां हिंदी की स्वीकार्यता ना के बराबर है और वहां की मातृभाषाएं अलग हैं, तो वो इसको एक्सेप्ट क्यों करे सर? और क्या वाकई में आपको लगता है कि जिसे हम राजभाषा कहते हैं वो राष्ट्रभाषा हो सकती है? एक तो स्वीकार्यता कम है या स्वीकृत तथ्य कम है, प्रचारित अधिक है। भारत में शायद ही कोई ऐसा प्रदेश हो जहाँ के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग न हो। पूर्वोत्तर में तो कम से कम नहीं है, दक्षिण भारत में भी नहीं है। मुझे लगता है आप तमिलनाडु की चर्चा करेंगे तो तमिलनाडु के 6-7 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग है। दक्षिण भारत प्रचार सभा जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, उसके माध्यम से लाखों विद्यार्थी हिंदी में परीक्षा देते हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश की चर्चा करूं तो एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है जहां पर हिंदी विभाग न हो, और 22,000 से अधिक शिक्षक पूर्वोत्तर के विभिन्न प्रांतों में कार्यरत हैं। केवल नागालैंड में लगभग 3,000 हिंदी शिक्षक आज की तारीख में कार्यरत हैं। तो ये बात केवल चलती है और ये सूचनाएं आम लोगों तक नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है। अपना पड़ोसी देश श्रीलंका है और श्रीलंका के 5 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग है, 5 में मैं होकर आया हूँ इसलिए इसे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो पड़ोसी देशों में हिंदी विभाग है। भारत के बाहर दुनिया के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है और प्रतिवर्ष अंग्रेजी के साथ अनुपात की बात करें तो एक बहुत बड़ी संख्या हिंदी माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देती है। उनके लिए पुस्तकें हैं, उनके पाठ्यक्रम हैं, उनके लिए विद्यालय और शिक्षक हैं। आज भी दोनों के बीच का अनुपात बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी संख्या हिंदी माध्यम से पढ़ाई भी कर रही है, परीक्षा भी दे रही है। आप चर्चा IAS की कर रहे थे, लेकिन भारत में नौकरियां अन्य क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी संख्या में है, रेलवे में है और इसके साथ डाकघरों में नौकरियां हैं। बहुत बड़ी नौकरी विद्यालय के शिक्षकों के रूप में है और इनमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थी चयनित होते हैं, अव्वल आते हैं, स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं और बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। IAS की परीक्षा में भी लगातार हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठा प्राप्त की है और उसमें अपना राजस्थान बहुत ऊपर है। सिकुड़ नहीं रही, हिंदी का विस्तार हो रहा है, बहुत विस्तार हो रहा है। और न केवल भारत में, अब तो सारी दुनिया में हिंदी का विस्तार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार हिंदी बोल चुके हैं, माननीय सुषमा स्वराज जी कई बार हिंदी बोली, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई को हम हिंदी में भी देख सकते हैं। तो हिंदी को लेकर के बहुत निराशा का विषय नहीं है। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया की जरा तुलना करिए भारत में कि अंग्रेजी माध्यम के कितने चैनल हैं और हिंदी में चलने वाले और भारतीय भाषाओं में चलने वाले कितने चैनल हैं। तो हिंदी की लोकप्रियता आपको साफ साफ दिखलाई पड़ने लगेंगी। प्रिंट मीडिया में 9 हिंदी और भारतीय भाषाओं के अखबार के बाद अंग्रेजी के अखबार की बारी आती है। ये किस बात का द्योतक है? ये बतलाता है कि हिंदी में अखबार, पत्र, पत्रिकाएं अंग्रेजी की तुलना में अधिक पढ़ी और
समझी जाती है, खरीदी भी जाती है। सर वो तो आंकड़े ही बताते हैं, बढ़ी है। 45% से ज्यादा जिस देश की आबादी हिंदी जानती हो तो जाहिर है कि वो अखबार और मीडिया चैनल्स भी उनको टारगेट कर रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी एक तरीके का व्यापार है। लेकिन गोपाल काबरा जी, क्योंकि मीडिया का जिक्र हो गया और उसका हिस्सा हम भी हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि मीडिया, उसमें अखबार भी हो गए सर, सोशल मीडिया भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो गया, और मैं उसमें साहित्यकारों को भी जोड़ लेता हूँ, कवियों को भी जोड़ लेता हूँ, क्या ये ज़रूरी है कि सबको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि उन शब्दों का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में किया जाए जो अक्सर मुश्किल और कठिन लगते हैं? क्योंकि जब हम उनका अभ्यास करेंगे और दूसरा बार बार उनको सुनेगा ना, तो वही शब्द अचानक से सरल लगने लगता है और यहीं से वो शब्दावली मजबूत होती है, जिसको हम कहते हैं कि हाँ, हमारे पास शब्दों का ज्ञान है। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि ये घालमेल नहीं होना चाहिए। संप्रेषण की भाषा, बोलचाल, विचार अभिव्यक्ति वो अलग है, और आपका सारा का सारा एम्फेसिस जो है वो पूरा का पूरा जो इसके ऊपर जोर है वो है लेखन की भाषा, साहित्य की भाषा। ये दोनों के अंदर भाषा जो मुख्य जो है वो अपना विचार अभिव्यक्ति की एक संप्रेषण की विचार अभिव्यक्ति है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि धीरे धीरे इसके अंदर हिंदी का बहुत विकास हो रहा है। और इसके क्योंकि वो उनको लग रहा है कि इसको इस भाषा के माध्यम से हम ज़्यादा व्यवहारिक हो सकेंगे रादर देन। दूसरी इसके अंदर ये भी है कि अंग्रेजी और हिंदी को वो आज की तारीख के अंदर, जैसे क्या किसी ज़माने के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर जो सारा जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसमें ये मान के चलते थे कि यहाँ की अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है और अंग्रेज़ी नहीं आती है और साउथ वाले इसके ऊपर हमारे छाए हुए रहते हैं। आज की तारीख के अंदर नॉर्थ के जो सारा का सारा है, जितने भी हमारे युवा हैं उनके अंदर जो हिंदी के साथ में जो अंग्रेज़ी दोनों का जो समन्वय हुआ है वही बेस्ट है। मानव शर्मा, अंतिम कमेंट मैं आपसे चाहूँगा, क्या वाकई में हिंदी को उस तरीके से विस्तृत किया जा सकता है जिस तरीके से हम अंग्रेज़ी के लिए मेहनत करते हैं? अंग्रेज़ी का एक नया शब्द हमारे सामने आता है ना, हम उसके अलग अलग शब्दार्थ निकालने की कोशिश करते हैं, उसको अपनी भाषा में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बस यही प्रैक्टिस जिस दिन से हम हिंदी के लिए करने लगेंगे, मुझे लगता है हिंदी भी उतनी ही मजबूत होगी, सरल होगी। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से हिंदी का विकास तो कम तो नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि जिस आधार पर प्रयास हुए हैं वो प्रयास उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। सार्थक प्रयास इसके संबंध में होने चाहिए। विभिन्न गोष्ठियाँ, विभिन्न जो सेमिनार वगैरह का आयोजन होता है, उन सब में भी हमें मातृभाषा के प्रति, जिस तरह से अभी शिक्षा नीति में ये बात कही गई है कि हम जो है क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण कार्य करवाएंगे, ठीक उसी तरह हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रांतीय स्तर पर भी कार्य होने चाहिए। हालांकि विश्वविद्यालयों पर और जो भी साहित्यिक दुनिया है उस सब में इसके ऊपर पहले भी काम होते रहे। साहित्यिक रूप से अवधि, ब्रज और उसके बारे में पहले से चला आ रहा है, लेकिन आज का युवा उससे कितना जुड़े। मुख्य बात यह है कि युवाओं को आज भी अंग्रेजी में अपने आप को ज़्यादा सहज मानने की प्रवृत्ति हो गई है, और हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकारें और हम सब मिलकर के हमारी मातृभाषा का जो गौरव है उसको पाने के लिए हिंदी को बोलने में गर्व महसूस करें। जैसे चीन के लोग अपनी जो मंदारिन भाषा है उसे बोलने में गर्व महसूस करते हैं, और हम लोग भी, हालांकि 341 मिलियन लोग वर्तमान में हिंदी बोलते हैं, ऐसा आंकड़े हैं कि जो है चौथे नंबर पे विश्व में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और नेपाल, फिजी, वियतनाम, सूरी, गुयाना, त्रिनिदाद, बहुत जगह देशों में बोली जा रही है। तो हम लोग भी धीरे धीरे करके अपने हिंदी के जो विकास है उसको लगातार बनाए रखें। और मैं तो समझता हूँ कि हमारे जो क्लासेज में हमारे बच्चे होते हैं, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग जो है उनको सिखाते कि भैया ये हिंदी के भाषा के शब्द हैं और इनके हम बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मानव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंद किशोर जी, आपका भी आभार। डॉक्टर गोपाल काबरा जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कहते हैं हिंदी है माँ भारती के माथे की बिंदी है। हर दिन गुनगुनाइए, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, और हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व महसूस कीजिए। नमस्कार।